बीएड के सेकंड सेम के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा में एक इकाई है जिसका शीर्षक है हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गद्य किसे कहते हैं। गद्य की परिभाषा हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा-सा उनका इतिहास जान लें कि भाषा के माध्यम से जीवन की मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति को साहित्य कहा जाता है। और इसी साहित्य में समाकुल है गद्य एवं पद्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य। गद्य क्या है और गद्य शिक्षण क्या है? गद्य शिक्षण में आप देखेंगे कि मनुष्य की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है, जिसमें छंद, अलंकार, योजना, रस विधान आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन होता क्या है इसमें कि एक साधारण से व्यवहार की बोलचाल की भाषा भी अगर हम लिख रहे हैं तो उसे हम गद्य कह सकते हैं। इसमें हम पाएँगे कि गद्य भाषा जो है तभी कही जा सकती है जबकि वो व्यवस्थित हो और स्पष्ट रूप से हमारे सामने हो और हमको समझ में आए। जैसे आप देखते हैं कभी कोई कविता या कोई गीत आपके सामने है और उसको आपको सार के रूप में समझाया जा रहा है, तो क्या है वो तो पद हो गया, लेकिन हम गद्य के फॉर्म में अगर उसको समझाएँगे, यानी हम उसका सार अपने साधारण शब्दों में आपके सामने प्रकट करते हुए आपको समझाते हैं, तो वह गद्य शिक्षण हो जाता है। गद्य में देखिए कि क्योंकि आप होने वाले टीचर्स हैं और एक शिक्षक के होने के नाते आपको हिंदी भाषा की इन बारीकियों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब क्लास में आप अपने लेक्चर्स लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपका जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होगा, आपकी अभिव्यक्ति होगी, वो निर्भर करती है आपकी क्लास की क्वालिटी पर और क्लास किस तरह से आपकी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य शिक्षण में उसके उद्देश्य की, कि उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य में हम देखेंगे कि ग्रहण किस तरह से किया जाता है उसको और उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से की जाती है। ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं हम कि इसके उद्देश्य कौन-कौन से हैं। गद्य शिक्षण के उद्देश्य। इसमें सबसे पहले आप पाएँगे कि जिन उद्देश्य को लेकर हम बात करेंगे कि व्याकरण सम्मत भाषा का इसमें हमें प्रयोग करना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, ये वास्तविकता है कि हमें हिंदी भाषा का पूरी तरह से ज्ञान होना ज़रूरी है, जभी तो हम व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर पाएँगे। और शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना, शब्द भंडार की वृद्धि करना। आप एक टीचर हो, आप एक शिक्षक हो, तो आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी भंडार ना हो कि आपके जितने भी कहना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे बोर होने लगें और आपसे घबराने लगें। शब्दों का भंडार आपके पास हो, लेकिन ऐसा शब्दों का भंडार हो जो कि प्रयोग किया जा सके। आपके लेखन में सृजनात्मकता और मौलिकता का विकास होना अति आवश्यक होता है। उसकी वजह क्या है? उसका कारण ये है कि आप क्योंकि एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते एक सृजनात्मक व्यक्ति भी हों, ये अति आवश्यक है। और उसकी सच्चाई से आप पूरी तरह से भली-भाँति जानकार हों। यानी कोई घटना यदि आप देखते हैं, तो उसको मौलिकता के सामने साथ में आप अपने स्टूडेंट्स के सामने रखें, या अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके नियमों में बंध के उसको पढ़ाएँ, ना कि थोड़ा पढ़ाते-पढ़ाते कहीं आप अपने रास्ते से हट के कहीं और चले जाएँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने भाव और विचार जो हैं, वो आपको अपने क्लास में, अपनी कक्षा में व्यक्त करना चाहिए। अपने अनुभव भी आप अपने छात्रों के साथ बाँट सकते हैं और प्रतिक्रिया भी आप उनकी ले सकते हैं। और एक और उद्देश्य है कि शब्दकोश को देखने की योग्यता का विस्तार करना। यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो आपको शब्दकोश की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसको देखना और उसको समझना आपको आना चाहिए, उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए और वो योग्यता आप अपने छात्रों पर उंडेल पाएँ और उनको समझा पाएँ। उसके बाद देखी हुई घटनाओं का वर्णन आप किस तरह से कर रहे हैं, सार, संक्षेपीकरण, भावार्थ, व्याख्या, ये सब का ज्ञान आपको होना चाहिए, अति आवश्यक है। जभी तो आप अपने छात्र-छात्राओं को ये सारी चीज़ें बता पाएँगे। अगर खुद आपको ही नहीं पता है तो आप कैसे पढ़ाएँगे? किसी विषय की वर्णनात्मक और भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति करना आपको आना चाहिए। पठित रचना की व्याख्या करना आपको आनी चाहिए और वर्णनात्मक, विवेचनात्मक